वो खबरें विस्तार से दिखाते हैं, जहां सबसे पहले बात करने जा रहे हैं नोएडा की। 2 जगहों पर बदमाशों से पुलिस का एनकाउंटर हुआ है। फेज 2 और इकोटेक 3rd थाना क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, जहां पर बदमाशों से पुलिस का एनकाउंटर हुआ है। इकोटेक 3rd थाना क्षेत्र में एनकाउंटर में 25,000 रुपए का इनामी ईश्वर चंद उर्फ रिंकू घायल हुआ है। बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके पास से अवैध तमंचा कारतूस बरामद किया गया है। दूसरा एनकाउंटर जो आप देख रहे हैं वो फेज 2 थाना क्षेत्र इलाके में हुआ है। चोरी और स्नैचिंग की घटनाओं का आरोप, और यहाँ पर चोरी की घटना करने के लिए ये पहुंचा हुआ था और इसी के चलते पुलिस ने इसे धर दबोचा। एनकाउंटर में इसे अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है। पैर में इसकी गोली लगी है, भागने की कोशिश कर रहा था। सरकारी स्कूल में इफ्तार पार्टी का मामला सामने आया है। बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां पर ये सरकारी स्कूल है। इफ्तार पार्टी यहां पर की जा रही थी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शिकारपुर के प्राथमिक विद्यालय का ये मामला, बीएसए ने जांच के आदेश दिए हैं। तो रमजान का महीना चल रहा है और ऐसे में देखिए इफ्तार पार्टी जो की गई है, सुबह सुबह की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जब यहाँ पर सरकारी स्कूल के अंदर इफ्तारी की गई है। और यहाँ ये वीडियो किसी ने बनाया, ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रखा है। बीएसए ने इसको लेकर अब जांच के आदेश दे दिए हैं। बुलंदशहर से एक खबर है, ये सरकारी स्कूल के अंदर इफ्तार पार्टी चल रही है। इफ्तार पार्टी का वीडियो आपको दिखा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रखा है। भारी संख्या में यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो सुबह सुबह इफ्तार की पार्टी कर रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है। अब इस पर शिक्षा विभाग की तरफ से कार्रवाई का आदेश दे दिया गया है। सरकारी स्कूल के अंदर इफ्तार पार्टी की जा रही है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क का विवादित बयान आया सामने। सैयद सालार मसूद गाजी को बताया सूफी संत। नेजा मेले पर रोक को समाजवादी पार्टी ने अनैतिक बताया है। इसका विरोध किया जा रहा है। एएसपी को बर्खास्त करने की मांग की गई है। अधिकारियों पर संवैधानिक अधिकारियों को नजरअंदाज करने का आरोप है। तो अधिकार जो सबके समान है, उनको नजरअंदाज कर रहे हैं अधिकारी। ये संवैधानिक अधिकार हैं जिनको छीना नहीं जा सकता है, यही कह रहे हैं बर्क। अब इन्होंने एक विवादित बयान भी दिया है, जिस पर आपको बता रहे हैं कि सैयद सालार मसूद गाजी को सूफी संत बताया है। नेजा मेला जिस पर रोक लगा दी गई है, पुलिस प्रशासन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि नहीं लगेगा नेजा मेला, जिसका समर्थन कर रही है समाजवादी पार्टी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। सबसे पहले सीएम योगी बलरामपुर पहुंचेंगे, माफ कीजिए बहराइच जाएंगे, और बहराइच में सीएम योगी 9 करोड़ की लागत से बने हुए मिहीपुरवा में नई तहसील बिल्डिंग का उद्घाटन करने जा रहे हैं। फिर बहराइच के बाद सीएम योगी गोंडा पहुंचेंगे। गोंडा में सीएम योगी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लाभार्थियों को लोन बांटेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस योजना के दौरान प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद सीएम योगी बलरामपुर जाएंगे। बलरामपुर में तीसरा दौरा मुख्यमंत्री का आज के दिन का 3:45 पर सीएम योगी देवी पाटन मंदिर पहुंचेंगे। 1 महीने तक चलने वाले चैत्र नवरात्र मेले को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। तो चैत्र नवरात्र मेले जिसको लेकर समीक्षा बैठक बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी करेंगे। औरंगजेब और उसकी कब्र को लेकर सियासत जारी है।
विपक्ष के नेता इसे लेकर लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। बीजेपी ने भी पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार क्या सिर्फ मस्जिद पर ही कार्रवाई करेगी, मठों और मंदिरों पर भी कार्रवाई होगी या नहीं। मठ मंदिरों में सरकारी जमीन कब्जा के बनी हुई है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने विवादित बयान दिया है इससे जुड़ा हुआ। उनका कहना है कि औरंगजेब के नाम पर सड़कें बनाई गई हैं। ऐसे में औरंगजेब की तरह राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी देशद्रोही हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करके कहा कि मुगल आक्रांताओं का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। मेरठ के सरधाना से बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने विवादित बयान दिया। संगीत सोम ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को औरंगजेब के तहत देशद्रोही बताया। संगीत सोम ने कहा कि कांग्रेस ने औरंगजेब के नाम पर सड़कें बनाने का काम किया। संगीत सोम बोले कि अगर औरंगजेब देशद्रोही था तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी देशद्रोही हैं। औरंगजेब कैसे महान हो सकता है, लेकिन लोगों ने वो चाहे राहुल गांधी रहे हो चाहे अखिलेश यादव रहे हो, कांग्रेस का इतिहास रहा कि उन लोगों ने देश में औरंगजेब के नाम पर सड़कें बनाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े आताताई के नाम पर सड़कों का नाम रखने की जरूरत क्या थी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर औरंगजेब देशद्रोही था तो राहुल गांधी और अखिलेश जैसे भी लोग देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर से बेंगलुरु में जब पूछा गया कि क्या औरंगजेब आज भी प्रासंगिक है और क्या उनकी कब्र को हटा दिया जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है ये प्रासंगिक नहीं है। See, any type of violence is not good to the health of the society, and I think police are have taken the cognizance of it, and so I think they will go into the details, and that's the point. Is Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने मठ मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार सिर्फ मस्जिद पर ही कार्रवाई करेगी या मठों और मंदिरों पर भी कार्रवाई होगी। सरकार मठ मंदिरों पर भी कार्रवाई करे। इस देश में पता नहीं कितने मंदिर, मठ और मस्जिदें हैं। अगर उनकी सभी की छानबीन कराई जाए तो उसमें 99% ऐसे मठ, मंदिर और जो है कि मस्जिद आएंगी जो सरकारी भूमि पर बने हैं। तो क्या सरकार सभी मठों पर या सभी मंदिरों पर इसी तरीके की कार्रवाई करेगी कि केवल पर्टिकुलर चिन्हित जगहों पर ही कार्रवाई करके एक वातावरण पैदा करेगी जिससे जो है कि भारतीय जनता पार्टी के शक्तियों को, उनको फासिस्टवादी ताकतों को खाद पानी मिल सके। नागपुर में हुई हिंसा की घटना को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि औरंगजेब और साथ ही दूसरे मुगल आक्रांताओं का महिमा मंडन न महाराष्ट्र सरकार बर्दाश्त करेगी और न ही यूपी सरकार। कोई औरंगजेब का महिमा मंडन करे, कोई मुगल आक्रमणकारियों का महिमा मंडन करे, वह न महाराष्ट्र बर्दाश्त करेगा, ना उत्तर प्रदेश बर्दाश्त करेगा, ना देश बर्दाश्त करेगा। और जो इस प्रकार की बातें करते हैं, मैं यह मानता हूं कि उसका उनको राजनीतिक दृष्टि से जो समर्थन करने वाले, जैसे समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने ही औरंगजेब को महान बताने का पाप किया था, और एक तरफ अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हम छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान करते हैं। अगर सम्मान करते हैं तो ये बतावें कि उनके विधायक अबू आजमी अभी तक समाजवादी पार्टी में क्यों है। तो समाजवादी पार्टी तो तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति करती है, महाकुंभ में सवाल उठाती है। तुष्टीकरण के कारण से उत्तर प्रदेश का बहुत नुकसान 2012 से 2017 में किया है इन लोगों ने। सुबह सपा के महासचिव अरविंद राजभर का कहना है कि विदेशी आक्रांताओं के नाम पर मेला नहीं लगाने देंगे। 10 जून को महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर मेले का आयोजन होगा।
पुरजोर विरोध करेगी। यह पहली बात कि मेला लगने नहीं दिया जाएगा। ये योगी जी की सरकार है। हम हमेशा अपनी संस्कृति और सभ्यता, अपनी परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाने का हमने संकल्प लिया है, न कि ऐसे आक्रांताओं को जिसने लगभग 1000 साल पहले जो आकर के भारत देश में तबाही मचाया था, अब उसको हम बढ़ने नहीं देंगे। हम नहीं, हम तो एक पॉलिटिकल पर्सन, हम नहीं, यहाँ की जनता स्वतः चाहती है कि जिस आक्रांता ने इस देश को लूट करके बर्बाद कर दिया, उसके नाम पर कोई आयोजन नहीं होगा। आयोजन करके सरकार का पैसा वेस्ट नहीं करेंगे, जनता का टाइम वेस्ट नहीं होने देंगे। मुगल कालीन आक्रांताओं को लेकर सियासी बयानबाजी चरम पर है। एसपी और कांग्रेस के नेता जहां इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लेकिन लोगों ने वो चाहे राहुल गांधी रहे हो, चाहे अखिलेश। और बढ़ रहे हैं आगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बताते हैं, गोरखपुर के पीएनबी लोन घोटाले में ईडी की कार्रवाई। बैंक के पूर्व मैनेजर की संपत्ति अटैच की गई है। 3 कर्मचारियों की भी संपत्ति अटैच हुई है। कानपुर, फतेहपुर, गोरखपुर, वाराणसी में संपत्ति अटैच हुई है। 4 करोड़ के घोटाले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर और सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ही ईडी ने दर्ज किया था मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। ऋषभ मणि और जानकारी देंगे इस खबर पर। ऋषभ मणि, ये गोरखपुर के पीएनबी लोन घोटाले का मामला है, पूरी खबर विस्तार से बताइए और ईडी की जब कार्रवाई हुई है इस पर भी संपूर्ण जानकारी दें। देखिए, ये ईडी के इलाहाबाद ऑफिस ने ये कार्रवाई की है। ये कुछ साल पहले सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की थी जिसमें 4 करोड़ रुपए बैंक लोन घोटाले का मामला सामने आया था। फर्जी बैंक अकाउंट खोले गए थे, उनके नाम पर लोन लिए गए थे, लोन ट्रांसफर किए गए थे अलग अलग फर्जी अकाउंट्स में, जिसको बाद में विड्रॉ कर लिया गया था। पीएनबी के उस वक्त के मैनेजर है श्यामानंद चौबे और उनके 3 साथियों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई थी। सीबीआई की इसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला दर्ज किया था। उसी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उसके तहत ये कार्रवाई की गई है। ईडी प्रयागराज ने कार्रवाई की है। श्यामानंद चौबे और अन्य जो 3 कर्मचारी उस वक्त के थे, उनकी 6 संपत्तियों को कुर्क किया है, अटैच किया है ईडी ने। संपत्तियां कानपुर, फतेहपुर, गोरखपुर और वाराणसी में जो कृषि युक्त भूमि है और फ्लैट हैं, उनको फिलहाल ईडी ने अटैच कर लिया है। शुक्रिया आपका ऋषभ मणि त्रिपाठी जानकारी के लिए। उधर लखनऊ के विभूति खंड इलाके में एक महिला ने बीच सड़क पर ड्रामा किया। वो बीच सड़क पर बैठकर 20 मिनट तक अजीबोगरीब हरकतें करती रही। महिला के सिर को घुमाने और हाथ जोड़ने पर राहगीर हैरान हो गए। पुलिस को जब इसका पता चला तो महिला को सड़क किनारे ले गई। पुलिस महिला की ऐसी हरकत करने की वजह जांच रही है। एटा जेल के जेलर प्रदीप कश्यप का ट्रांसफर। प्रदीप कश्यप का एटा से कासगंज तबादला किया गया है, जहां पर कासगंज जेल का जेल वार्डन बर्खास्त हुआ है। एटा के जेल प्रदीप कश्यप पर एक महिला से शारीरिक शोषण और गर्भपात कराने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद एटा के जेलर प्रदीप कश्यप का झांसी जिला कारागार तबादला किया गया। वहीं जेलर पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर वीडियो वायरल करने वाले कासगंज के जेल वार्डन राजीव कुमार हंस को बर्खास्त किया गया है। राजीव कुमार हंस सरकार और विभाग के इजाजत के बगैर सोशल मीडिया पोस्ट करने के आरोप में बर्खास्त किए गए हैं। सर्विस कंडक्ट रूल्स सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया नियम पालन न करने की वजह से कार्रवाई की गई है। राजीव कुमार अपना यूट्यूब चैनल चला रहा था। वाराणसी गाजीपुर जेल पर विवादों का साया मंडरा रहा है। वाराणसी जिला जेल में डिप्टी जेलर ने जेल सुपरिटेंडेंट पर उत्पीड़न का आरोप लगाया, तो वहीं दोनों का तबादला कर दिया गया। गाजीपुर जिला जेल में तो हद हो गई। यहां जेल में बंद एक शख्स को कॉल करने की सुविधा मुहैया कराई गई, जिसके बाद जेलर से लेकर जेल सुपरिटेंडेंट तक सस्पेंड कर दिए गए हैं। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। वाराणसी जिला जेल में पूर्व जेलर और डिप्टी जेलर के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों का ट्रांसफर हो गया, विभागीय जांच चल रही है और इसी बीच मामला पुलिस तक पहुंच गया है।
पीड़ित डिप्टी जेलर की बेटी ने तहरीर देकर पूर्व जेलर उमेश सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। ऐसे में पूर्व जेल अधीक्षक उमेश सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विभागीय जांच के बीच पूर्व जेलर उमेश सिंह का तबादला सोनभद्र जेल कर दिया गया है, जबकि 2 दिन पहले शिकायत करने वाली महिला डिप्टी जेलर का तबादला नैनी सेंट्रल जेल कर दिया गया। नैनी जेल की वरिष्ठ अधीक्षक अमिता दुबे के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम मामले की जांच कर रही है। इसी बीच बुधवार को पूर्व महिला डिप्टी जेलर की बेटी थाने पहुंच गई। हाँ, हमारे हर आरोप का वो खंडन कर रहे हैं। वो हमारे ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि ये खुद ऐसी है, ये खुद पैसा लेती है, या जो भी ब्लेम लगाए हैं अब तो वो सामने आएगा ना। उन्होंने जो हमारे ऊपर ब्लेम लगाया होगा, वो जो भी ब्लेम लगाएंगे हमारे ऊपर, मैं हर उसका प्रूफ, जैसे गाजीपुर में महिला को सस्पेंड कर दिया गया और जेलर साहब को भी सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जेलर साहब जो हैं और जो महिलाएं हैं, डिप्टी जेलर हैं चाहे हमारी सिपाही हैं, बगैर अधीक्षक के एक पत्ता नहीं हिलता। जब तक अधीक्षक नहीं कहेगा तब तक जेलर नहीं करेगा। इसमें ना जेलर की गलती है, ना डिप्टी जेलर की गलती है, ना सिपाही की गलती है। उनके बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। वहीं दूसरी ओर गाजीपुर जेल के जेल अधीक्षक अरुण प्रताप सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। डीआईजी जेल और डीएमएसपी की रिपोर्ट के बाद शासन ने सस्पेंड किया है। अपराधियों को जेल में फोन कॉल कराने के मामले में ये कार्रवाई की गई है। गाजीपुर जिला जेल के जेलर राकेश कुमार वर्मा, डिप्टी जेलर सुखवती देवी को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। इस बात की शिकायत मिल रही थी कि कई बंदियों को जेल के अंदर से ही मोबाइल की सुविधा दी जाती है, वो किसी से भी बात कर सकते हैं। जेल में बंद एक आरोपी ने एक गवाह को मोबाइल पर कॉल करके ये कहा कि अगर उसके पक्ष में गवाही दे देता है तो जेल से छूटते ही उसको भारी रकम दी जाएगी। ये बात भी मीडिया की सुर्खियों में आई, जिसके बाद जेलर और डिप्टी जेलर सस्पेंड कर दिए गए। डीजी जेल पीवी रामा शास्त्री ने गाजीपुर जेल के जेल अधीक्षक अरुण प्रताप सिंह को सस्पेंड करने के लिए शासन को पत्र लिखा, जिसके बाद अब शासन ने जेल अधीक्षक अरुण प्रताप सिंह को भी सस्पेंड कर दिया है। यूपी की जेलों में विवाद नई बात नहीं है, लेकिन वाराणसी से गाजीपुर तक शिकायतों के बाद एक्शन भी हो रहा है। जाहिर है अब इन जेलों में अंग्रेजों के जमाने के जेलर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लापरवाही और नियम तोड़ने पर कार्रवाई भी झेलनी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की और इस बैठक में सीएम योगी ने अफसरों को कई अहम दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी ना हो, सस्ती और पर्याप्त दवाओं की सभी जिलों में उपलब्धता हो। सीएम योगी ने एम्बुलेंस सेवा को बेहतर बनाने का आदेश दिया। सीएम योगी ने ये भी निर्देश दिया कि आरएमएल लखनऊ में रैन बसेरों की संख्या बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधा को और बढ़ाने की आवश्यकता है। सीएम योगी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जिलों के दौरे पर जाएं और व्यवस्थाओं की पड़ताल करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि अस्पताल में फायर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम हो। आयुष्मान भारत के रजिस्टर्ड अस्पतालों को 30 दिन में भुगतान हो जाए। सीएम योगी ने कहा है कि पीएचसी, सीएचसी और जिला अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। और अब जानते हैं मथुरा की खबर। मथुरा से खबर आई जहां पर भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। एसी में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है और एटीएम में केबिन में धुआं भर गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है, आग को बुझाया है। श्री दाऊजी महाराज मंदिर के पास में ये घटना हुई है। खबर नोएडा से, जहां पर साइबर ठगों ने 1 करोड़ 15 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। महिला ठग ने फाइनेंशियल एनालिस्ट बनकर शुरुआत में लगवाए 1 लाख, एक दिन में 15,000 का भी मुनाफा दिया। पीड़ित ने लोन लेकर लगा दिए 1 करोड़ 15 लाख रुपए। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। साइबर क्राइम पुलिस मामले की जांच कर रही है।
खबर आगरा से, जहां पर 15 लाख की फर्जी लूट का मामला सामने आया है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है, जहां एक होलसेल कारोबारी ने अपने नौकर को 15 लाख रुपए बैंक में जमा कराने के लिए दिए थे, जिसके बाद नौकर ने झूठी लूट की कहानी रची और रुपए का बैग और दोस्त के पास रख दिया। अपने मालिक को लूट की कहानी सुनाई गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 15 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। इन्होंने 15 लाख रुपए अपने नौकर विशाल, जो ट्रांस यमुना का रहने वाला है, उसे बैंक में जमा करने के लिए ये पैसे दिए। विशाल ने अपने दोस्त अभिषेक, निवासी ट्रांस यमुना के साथ मिलकर रुपये विगबन करने की एक योजना की और इसी योजना के तहत मारपाड़ा की गली में इसने अभिषेक को बुलाया और 15 लाख रुपए उसे दे दिए और अपने सिर पर चोट लगाकर लूट की घटना दिखाने की कोशिश की। वादी की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियुक्त विशाल और अभिषेक को गिरफ्तार कर उनसे पूरे 15 लाख की बरामदगी की गई। खबर मुरादाबाद से, जहां पर कुत्तों के काटने से मासूम की मौत हो गई है। आवारा कुत्ते यहां पर बच्चे के ऊपर हमला कर देते हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 7 साल के मासूम पर हमला किया है कुत्तों ने, बच्चे की मौत हो गई। घर से कुछ ही दूरी पर बच्चा खेल रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना कुंदर की जमापुर ये घटना है। उधर आगरा में एक पिटबुल डॉग ने दूसरे डॉग पर हमला कर दिया और इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो गुरुद्वारा गुरुता का ताल फ्लाईओवर के नीचे का है। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें। एक शख्स अपने पालतू पिटबुल को घुमाने के लिए पहुंचा हुआ था कि तभी रास्ते में दूसरा डॉग उसके ऊपर अटैक कर देता है। पिटबुल ने दूसरे डॉग की गर्दन को पकड़ लिया। काफ़ी कोशिश करने के बाद पिटबुल ने छोड़ा है दूसरे कुत्ते को। हालांकि शिकायत पर पुलिस और नगर निगम की टीम पिटबुल को पालने वाले की तलाश अब कर रही है। कानपुर के पौष इलाके में पालतू कुत्ता जर्मन शेफर्ड अपनी बुजुर्ग मालकिन को नोच नोच कर मार डालता है। 80 साल की महिला उसके हमले से बेबस दिखी है। नगर निगम की टीम ने काफी मशक्कत के बाद हिंसक कुत्ते को कब्जे में लिया और उसे अपने साथ ले गई। रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर आवारा कुत्तों का आतंक तो है ही, अब पालतू कुत्ते भी जान के लिए खतरा बन रहे हैं। कानपुर से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां एक पालतू कुत्ते ने अपनी मालकिन को बुरी तरह से नोच डाला, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना कानपुर के पौष इलाके विकास नगर की है। घटना के वक्त 80 साल की बुजुर्ग महिला रोज की तरह अपने आंगन में थी। परिवार के दूसरे सदस्य अपने अपने कमरों में थे। परिवार ने जर्मन शेफर्ड नस्ल का कुत्ता पाल रखा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस पर घर की सुरक्षा का जिम्मा है वही घर के सदस्य पर हमला बोल देगा। जर्मन शेफर्ड बुजुर्ग महिला को काटने दौड़ा। भला महिला उसका मुकाबला कैसे करती? कुत्ता उन पर झपट्टा मार देता है और पूरी तरह से नोचने लगता है। बुजुर्ग महिला बुरी तरह से लहूलुहान हो जाती है। महिला के पेट और चेहरे पर कई घाव आए। इस दौरान कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। घर के दूसरे सदस्यों को लगा कि कुत्ता बाहरी लोगों को देखकर भौंक रहा होगा, लेकिन जब उन्होंने बुजुर्ग महिला की चीखें सुनी तो सभी दौड़े दौड़े मौके पर पहुँचे। तब तक कुत्ता बुरी तरह से बुजुर्ग महिला को जख्मी कर चुका था। कुत्ते के हमले को वो सहन नहीं कर पाई और महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना के बाद पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद हिंसक कुत्ते पर काबू पाया गया। नगर निगम की टीम उसे अपने साथ ले गई। घर में पालतू जानवर घर के सदस्य जैसा होता है, लेकिन कानपुर के इस घर में पालतू कुत्ते ने अपनी ही मालकिन की जान ले ली। कहा जा रहा है कि बुजुर्ग महिला कुत्ते का बच्चे की तरह ख्याल रखती थी। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। अब जांच की जा रही है कि आखिर कुत्ता हमलावर क्यों हो गया। ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि हिंसक प्रजातियों को घर में पालना कितना सुरक्षित है। अभी हाल ही में नोएडा के डॉग शेल्टर होम में पिटबुल ने कर्मचारी को बुरी तरह से घायल कर दिया था और अब कानपुर की इस घटना ने हर किसी के मन में सवाल खड़े कर दिए हैं। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए ओम बाबू मिश्रा की रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।
आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।